गुड मॉर्निंग टू ऑल माय एचपी के स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने संस्कृत का सेकंड टॉपिक जो है हमारा कुलस्य आचारः उसका ट्रांसलेशन हमने किया था। तो आज के लेक्चर में हम सेकंड टॉपिक की ही एक्सरसाइज जो है वो करने वाले हैं और उसके साथ साथ ग्रामर सेक्शन भी करेंगे। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है, विकल्पेभ्यः समुचितम पदम चित्वा लिखत। जो विकल्प दिए हैं उसमें सही विकल्प चुनकर आंसर लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, तृषा पीड़ितः शिशु कस्य समीपम गच्छति। तृषा से व्याकुल बच्चा जो है किसके पास जाता है, गच्छति मतलब जाता है, तो उसमें आंसर आएगा हमारा जनन्याः मतलब माता के पास। तो तरस से व्याकुल बच्चा अपनी माता के पास जाता है, जनन्याः समीपम गच्छति। मेघ शब्द से पर्यायः कः। मेघ शब्द का पर्याय मतलब समानार्थी कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा जलदः। जलदः मतलब होता है जलम ददाति इति जलदः, जल देने वाला मतलब बादल। बादल को संस्कृत में जलदः मेघः भी बोलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सर्वैः किम रक्षितव्यम। सबको किसका रक्षण करना चाहिए, तो आंसर आएगा कुलाचारः। सबको अपना कुलाचार जो है उसका रक्षण करना चाहिए। माता जो बोलती है बच्चे को कि हमको अपनी कुल की परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए, तब माता ने यह सेंटेंस बोला था, सर्वैः कुलाचारः रक्षणीयम्। वृद्धः कीदृशः आसीत्। वृद्ध जो था वो कैसा था, तो वृद्धः मरणासन्नः आसीत्। वृद्ध जो था मरण पथारी पर था। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है, शिशु कस्य प्रतीक्षाम करोति। बच्चा जो है किसकी प्रतीक्षा मतलब वेट करता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा मेघस्य। तो जो भी क्वेश्चन जो होता है जो विभक्ति में, वही विभक्ति में हमारा आंसर होना चाहिए। तो शिशु मेघस्य प्रतीक्षाम करोति, मेघ का वो वेट करता है, प्रतीक्षा करता है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, पुनरपि शब्द से उचितम संधि विच्छेदम दर्शयत। पुनरपि शब्द जो दिया है उसको डिसजॉइन करना है, मतलब संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे ग जो है पुनः प्लस अपि पुनरपि बनेगा। लास्ट ईयर हमने ये ही जो विषयक संधि का टॉपिक हमने जब पढ़ा था, तो ये विषयक संधि का टॉपिक में हमने ए स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर ही ये संधि हमने पढ़ी थी। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है, वत्स कुलस्य आचारम रक्षितुम त्वया सम्यक आचरितम एतत् वाक्यम कह वदति। बेटा तूने कुल की परंपरा रक्षण करने के लिए अच्छी तरीके से बिहेवियर किया। ये जो सेंटेंस कौन बोलता है, ये जो सेंटेंस जो है हमारा हमारा जो चैप्टर जो था उसमें नहीं दिया है, लेकिन जब हम पंचतंत्र ग्रंथ देखते हैं और आगे की स्टोरी हम जब पढ़ते हैं, तब उसमें ये जो सेंटेंस हमको माता जो है बोलती है, ये सेंटेंस हमको मिलता है, मतलब हमारा आंसर बनेगा जननी। फिर उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है, अहम तड़ाग जलम पातुम इच्छामि। तो अहम के साथ क्रियापद में मी प्रत्यय आता है, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ए स्टैंडर्ड में, वही यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक दिया है। तो यहाँ पे एमसीक्यू जो है हमारे ख़त्म होते हैं। आगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। आंसर इन संस्कृत। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कह तृषया पीड़ितः आसीत्। कौन तरस से पीड़ित मतलब व्याकुल था, तो चातक शिशु तृषया पीड़ितः आसीत्। चातक का बच्चा तरस से व्याकुल था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको ये ध्यान रखना है, जो विभक्ति में हमारा क्वेश्चन है वही विभक्ति में हमारा आंसर आएगा। चातक शिशु किम पातुम न अर्हति।
चातक का बच्चा क्या नहीं पी सकता है? तो चातक शिशु तड़ाग जलम पातुम न अर्हति, तालाब का पानी वो नहीं पी सकता है। किम तो है हमारा, किम जो है हमारा क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर तड़ाग जलम मतलब द्वितीय विभक्ति यहाँ पे। कृषकपुत्रस्य दारिद्र्यं केन नष्टं भविष्यति? कृषकपुत्रस्य दारिद्र्यं धनस्यूतेन नष्टं भविष्यति। खेडूत के पुत्र का जो दारिद्र्य जो है किससे, मतलब दारिद्र्य मतलब गरीबी, गरीबी जो है वो किससे नष्ट हो सकती है? तो कृषक पुत्र से दारिद्र्यम धनस्यूतेन नष्टम भविष्यति, पैसे से भरा बेग से उसकी दारिद्रता मतलब गरीबी जो है वो नष्ट हो सकती है। कृषक पुत्रेण मार्गे किम प्राप्तम? खेडूत के पुत्र को मार्ग में क्या प्राप्त हुआ? तो कृषक पुत्रेण मार्गे धनस्यूतम प्राप्तम, खेडूत के पुत्र को रास्ते में पैसे से भरा बैग जो है वो प्राप्त हुआ। फिर 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, शिशो हो तृषा केन नष्टा, बच्चे की प्यास जो है वो किससे नष्ट हुई? तो शिशोः तृषा मेघ जलेन नष्टा, मतलब बच्चे की प्यास जो है वो वर्षा के पानी से, मतलब बादल के पानी से उसकी प्यास जो है वो बुझ गई, नष्ट हो गई। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड याद करने हैं और सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नोटबुक में लिखकर याद करना है। उसके साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि कौन सी विभक्ति में हमारा क्वेश्चन है वो ही विभक्ति में हमारा आंसर बनेगा। तो इसके साथ साथ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, निर्देशानुसारम धातु रूपाणाम परिचयम लिखत, मतलब जो यहाँ पे धातु रूप दिए हैं, मतलब जो क्रियापद जो दिए हैं उसका यहाँ पे हमको परिचय कराना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। इच्छामि है, फिर सेकंड नंबर का गच्छति है, थर्ड नंबर का अर्हसि है, और फोर्थ नंबर में कथयति है, और फिफ्थ नंबर जो है उसमें वदति है। तो उसमें क्या क्या बताया है, तो मूल रूप कौन सा है वो बताना है, फिर कौन सा काल है, कौन सा पद है, और कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, हमको दिखाना है। तो पहले हम ये एक्सरसाइज करें, उसके पहले हम जो वर्तमान काल परस्मय पद जो रिवीजन एक बार कर लेते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज जो है हमको इजी रहेगी। 9th में 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि वर्तमान काल परस्मय पद जो क्रियापद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परस्मय पद होते हैं, एक और दूसरा जो है वो आत्मनेय पद होता है। तो अभी हमको यहाँ पे करना है वो परस्मय पद यहाँ पे पढ़ना है। तो परस्मय पद और जो वर्तमान काल है उसको संस्कृत में लट लकार भी बोलते हैं। जो यहाँ पे मैंने लिखा है लट लकार, वर्तमान काल, परस्मय पद और लट लकार। तो उसमें 3 जो है वो पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सेकंड का, और अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जो यहाँ पे मैंने बताया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पे 3 क्यों दिए हैं, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और एक वचन के लिए उत्तम पुरुष में मी यूज होता है, द्विवचन के लिए वह यूज होता है, और बहुवचन के लिए मह यूज होता है। ये प्रत्यय कहाँ लगते हैं, तो अब हम जानते हैं कि जो भी कोई क्रियापद होता है तो क्रियापद के पीछे ये जो प्रत्यय वर्तमान काल दिखाने के लिए, प्रेजेंट टेंस करने के लिए ये जो प्रत्यय जो है वो क्रियापद के पीछे लगते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में कौन से प्रत्यय है, तो हम देखते हैं मी, वह, मह, और मध्यम पुरुष में सी, थह, थह, अन्य पुरुष में ती, तह, अंति, ये अन्य पुरुष के लिए यूज होता है।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जो क्रियापद जो होते हैं तो वो क्रियापद संस्कृत में कौन कौन से है तो हम वो देखें पहले। तो जैसे पठ है, पठ मतलब पढ़ना। तो पठ जो क्रियापद है तो उसके यहाँ पे मूल रूप कौन सा है, तो मूल रूप हम देखें तो मूल शब्द वो कौन सा है, मूल रूप मतलब मूल शब्द है उसका तो वो है पठ। पठ जो है उसका मूल रूप है। तो पठ जो मूल रूप जो है उसके पीछे प्रत्यय जो है वो लग जाते हैं। वो लग जाने पर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल उसको हम वो क्रियापद को बोलते हैं। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष में मी एक वचन के लिए, वह वो द्विवचन के लिए और मह वो बहुवचन के लिए यूज होता है। सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे वो हम बाद में सीखते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय जो है वो कौन से है तो सी, थह, थ। अन्य पुरुष में ती, तह, अंति, ती, तह और यहाँ पे अंति दिया है। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे पठ जो मूल रूप यहाँ पे हमने लिखा उसके पीछे मी प्रत्यय लगने से यहाँ पे हमारा रूप बनेगा पठामी। वह जो है द्विवचन के लिए वह पठा वह और बहुवचन के लिए मह प्रत्यय दिया है इसलिए मठा मह ऐसा रूप बनेगा। वैसे ही सी थ थ तो पठसी, पठथः, पठथ। यहाँ पे ध्यान ये रखना है जो मध्यम पुरुष जो है उसमें द्विवचन में विसर्ग पीछे लगता है थ में, और मध्यम पुरुष बहुवचन में विसर्ग पीछे नहीं लगता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अन्य पुरुष जो है उसमें एक वचन के लिए ती यूज होता है, द्विवचन के लिए तह यूज होता है और अन्य पुरुष बहुवचन के लिए अंति यूज होता है। यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष बोलेंगे। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे यहाँ पे कर्ता होता है, जैसा कर्ता होता है उसी हिसाब से यहाँ पे हम क्रियापद में हम उसी हिसाब से हम यूज जो क्रियापद जो हमारा है वो हम यूज करते हैं। जैसे एक वचन के लिए हमने मी के लिए यहाँ पे यूज किया पठ, हमारा मूल रूप, और पठामी हमारा रूप बन गया। वैसे ही सारे क्रियापद जो होते हैं वो वर्तमान काल में यूज करने के लिए हम ये जो प्रत्यय जो है हम यूज करते हैं। फिर हमारी एक्सरसाइज जो है उसमें हम जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है पहले नंबर में इच्छामि, मी प्रत्यय पीछे आया है। तो मी प्रत्यय जो है यहाँ पे वर्तमान काल में कहाँ पे दिया है तो मी प्रत्यय जो है यहाँ पे उत्तम पुरुष में दिया है। उत्तम पुरुष एक वचन में मी प्रत्यय दिया है। तो इच्छामि जो रूप जो है क्रियापद जो है हमारा वो तो उसका मूल रूप क्या बनेगा, इच्छा उसका मूल रूप बनेगा और वर्तमान काल परस्मैपदी पद है और उत्तम पुरुष एक वचन है। वैसे ही गच्छति जो है तो गच्छति के पीछे गच्छ है उसका मूल रूप है और ती प्रत्यय पीछे आने से वो अन्य पुरुष एक वचन होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर आएगा अन्य पुरुष एक वचन। वैसे ही थर्ड नंबर पर अर्हसि, तो अर्हसि में अर्ह जो है उसका मूल रूप है और अर्हसि उसका मूल रूप बनेगा और सी प्रत्यय आने से वो मध्यम पुरुष एक वचन होगा। सी यहाँ पे वर्तमान परस्मैपदी पद में जो हमारे प्रत्यय हमने देखे जो अभी उसमें मध्यम पुरुष एक वचन में सी प्रत्यय है। तो सी प्रत्यय आने से यहाँ पे अर्हसि जो है हमारा रूप क्या बनेगा, हमारा आंसर क्या बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है कथयति। कथयति में ती प्रत्यय है। ती प्रत्यय है वो जो है हमारे वर्तमान काल में अन्य पुरुष एक वचन में है। अन्य पुरुष एक वचन में होने से ती प्रत्यय तो हमारा आंसर बनेगा कथयति अन्य पुरुष एक वचन वर्तमान काल परस्मैपदी पद। वदति जो है वो मूल रूप हमारा बनेगा वद वर्तमान काल परस्मैपदी पद और अन्य पुरुष एक वचन हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ये ग्रामर सेशन जो है वर्तमान काल हम कैसे
उसको फाइंड करते हैं, और क्रियापद को हमको कैसे उसको परिचय कराना है वो हम अभी इसमें हमने आज देखा और पढ़ा अच्छी तरीके से। आप लोग को ये जो वर्तमान काल परस्मय पद जो है आप लोगों को याद करना है। और जैसे मैंने पठामी पठ शब्द का यहाँ पे वर्तमान काल में यूज करके मैंने यहाँ पे पूरा वर्तमान काल लिखा है, वैसे ही आप लोगों को चलो चलो लिखना है। चलो, फिर हस और गच्छ, ये 3 क्रियापद जो है आप लोगों को होमवर्क से लिखना है। तो यहाँ पे चलो का कैसे बनेगा, तो चलामी, चलावह, चलामह, चलसी, चलथः, चलथ, चलती, चलतः, चलंती। वैसे ही हस का बनाना है आप लोगों को। तो कैसे बनेगा, हसामी, ये प्रत्येक हाल पीछे ऐड कर देने हैं और आकार की मात्रा ऐड करनी है। आप लोग जानते हो, आप लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए ये फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को। हस का हसामी, हसावह, हसामह, हससी, हसथः, हसथ, हसति, हसतः, हसन्ति। वैसे गच्छ का गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। आप लोगों को ये 3 क्रियापद जो है, चला मतलब चलना, हंसा मतलब हंसना, गच्छा मतलब जाना, ये तीन क्रियापद जो है आप लोगों को होमवर्क से लिखना है। और वर्तमान काल के जो प्रत्यय जो है आप लोगों को परस्मय पद के पेज नंबर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें 97 पे दिया ही है, तो वो आप लोगों को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मातृभाषायां उत्तराणि लिखत, क्वेश्चन आंसर इन इंग्लिश। तो ये जो क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों को घर से करने हैं, लेकिन उसमें आप क्या लिखोगे मैं यहाँ से बताता हूँ। तो व्हाट डज कुलाचार मीन, कुलाचार का मीनिंग क्या होता है। तो घर की परंपरा, घर के संस्कार जो है वो कुलाचार है हमारे। सेकंड नंबर में व्हाट डज मदर आस्क बेबी चटका नॉट टू डू, मदर अपने बच्चे को क्या नहीं करने के लिए बोलती है। तो मदर जो है अपने बच्चे को तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए उसके बारे में बोलती है। थर्ड नंबर में इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर व्हाई डिड फार्मर्स सन इवन नॉट टच द बैग ऑफ वेल्थ। जो निर्धन होने पर भी जो खेडूत का पुत्र जो है वो पैसे से भरे बैग को क्यों टच नहीं करता है, क्योंकि जो निर्धन पुत्र जो था खेडूत का पुत्र, उसको अपने पिता का उपदेश जो है उसको याद आ जाता है, और वो याद आने पर अपनी घर की परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा समझकर जो खेडूत का पुत्र जो है वो पैसे से भरे बैग को टच करता नहीं है। फिर फोर्थ नंबर में है वाई डिड बेबी चटका नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो चटका जो है वो तालाब का पानी क्यों नहीं चटका जो है मतलब चातक का बच्चा जो है वो तालाब का पानी क्यों नहीं पीता है, क्योंकि चातक का बच्चा जो है वो उसको अपने घर की परंपरा याद आ जाती है, और जब वो मार्ग में जा रहा होता है तब पिता पुत्र की बात सुनकर घर की परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए, उसको ये समझ में आता है और वो तालाब का पानी नहीं पीता है और अपनी कुल की परंपरा का रक्षण करता है। तो ऐसे आप लोगों को चारों चार जो क्वेश्चन आंसर है जो है आप लोगों को होमवर्क से करने हैं, और आप लोगों को ये समझना है कि जो सारे क्वेश्चन आंसर जो है इंग्लिश के, उसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी चैप्टर का लिखना है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 परम निधानम कह। परम का मीनिंग बनेगा श्रेष्ठ, निधानम का मीनिंग बनेगा खजाना, और कह का मतलब कौन सा। सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा है, ये तो टॉपिक का मीनिंग है, लेकिन ये टॉपिक पढ़े उसके पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो दिया है वो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पे राजा भोज के बारे में बताया है। राजा भोज जो है उनका समय यहाँ पे 11वीं सेंचुरी बताया गया है, और उनका जो प्रदेश जो है वो मालव प्रदेश कहा जाता है।
अभी जो वही मालव प्रदेश को मध्य प्रदेश से हम जानते हैं। और उनकी नगरी जो थी, उनकी नगरी का नाम है धारा नगरी। और राजा भोज जो है वो अत्यंत राजनीतिज्ञ थे और विद्वान भी थे। और इसी हिसाब से विद्वान होने के कारण उन्होंने भोज प्रबंध नाम का ग्रंथ लिखा है। वही भोज प्रबंध ग्रंथ में उनकी माता का नाम सावित्री माता बताया है और परमार वंश के बताया है। भोज प्रबंध जो ग्रंथ जो है वो राजा भोज का बहुत ही फेमस ग्रंथ माना जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक राजा भोज और एक युवक जो उसके नगर में आता है, और उनके बीच में जो बातचीत जो हो रही है उसी के बारे में यहाँ पे टॉपिक में बताया गया है। तो उसके जो राजा भोज और युवक जो है वो क्या बातचीत करते हैं वो चैप्टर इसमें बताया है। तो जानते हैं कि युवक जो है वो युवक जो था वो पंडित था, और राजा भोज जो है उसका परीक्षण करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए क्वेश्चन जो पूछते हैं। और उसके बाद वो युवक भी जो था, वो युवक भी विद्वान होने के कारण वो राजा के क्वेश्चन का सारे आंसर जो है वो अच्छी तरीके से अपनी सूझबूझ से बताता है। तो वो बात जो है इस चैप्टर से हमको जाननी है। इस चैप्टर से हमको ये भी पता चलता है कि राजा भोज जो थे वो विद्वान तो थे, साथों साथ अपने विद्वत वर्यों का मतलब जो विद्वान लोग जो होते हैं, स्कॉलर लोग जो होते हैं, उनको वो मानते भी थे। वो बात यहाँ पे पता चलती है। तो देखते हैं राजा भोज के बारे में और यहाँ पे युवक के बारे में। भोज नाम नृपति विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियः च आसीत्। भोज नाम के नृपति मतलब राजा। यहाँ पे भोज राजा के विशेषण बताए हैं, विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजाप्रिय। तो विद्या प्रिय अर्थात क्या होगा, विद्या प्रिय, विद्या प्रिय, विद्या जिसको प्रिय है वैसा भी कह सकते हैं। तो विद्या का प्रिय मतलब विद्या उनको प्रिय थी वैसे राजा। स्किल, कला मतलब स्किल, जो स्किल को भी वो प्रिय थे वैसे राजा। और प्रजा प्रिय मतलब प्रजा जिसको प्रिय थे वैसे राजा। यहाँ पे उनके विशेषण बताए हैं। आगे भी बताते हैं, अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेकेः विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। और इसीलिए भोज राजा जो थे वो विद्या के प्रिय थे, कला के प्रिय थे और प्रजा के प्रिय थे। तो इसीलिए उनकी राजसभा में दूरदेश से अनेके है विद्या विशारद, अनेक विद्वान लोग जो विद्या के विशारद लोग, पंडित लोग समागच्छन्ति स्म मतलब आते थे। एकदा भोजः प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। और एक दिन भोज जो थे वो अपनी प्रसाद मतलब बालकनी में उपविष्ट आसीत्, मतलब प्रसाद मतलब महल होगा और गवाक्ष मतलब बालकनी होगी। तो एक बार भोज राजा अपने महल की जो बालकनी में उपविष्ट मतलब बैठे हुए थे। सह मार्गे एकम नवागंतुम अनभिज्ञम युवकम पश्यति। सह मतलब राजा भोज, मार्गे मतलब मार्ग में, एकम एक, नवागंतुकम नया आया ऐसा, नया आया ऐसा मतलब जो पहली बार देखा है ऐसा व्यक्ति। नवागंतुकम अनभिज्ञम जो नहीं जानते हैं वैसा, युवकम युवक को, पश्यति मतलब देखता है। मतलब क्या होगा पूरी लाइन का मीनिंग, सह मतलब राजा भोज एक बार जिसको पहले नहीं देखा है ऐसे युवक को पश्यति मतलब देखते हैं। और इसीलिए तस्य परिचयं ज्ञातुं सह तम प्रासादे आह्वायति। और उसका परिचय लेने के लिए
सह मतलब राजा भोज तम प्रसादम आह्वायति, तम मतलब उसको, प्रसादे मतलब महल में, आह्वायति मतलब बुलाते हैं। ततः तयोः, ततस्तयोः, यहाँ पे विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग का स हो जाएगा। ततः प्लस तयोः, ततस्तयोः, जैसे नमः प्लस ते, हमने लास्ट ये जो पढ़ा था वही संधि यहाँ पे बताई है। तो उसके बाद ततः तयोः, उसके बाद उन दोनों में मध्य एवं वार्तालापः संजाता, उसके बाद उन दोनों के बीच में ऐसा वार्तालाप हुआ। क्या वार्तालाप होता है हम देखते हैं। भोजः, भोज कहते हैं भवान कः वर्तते, आप कौन हो। युवक, तब युवक जो है वो राजा को रिप्लाई देता है, अहम घट पंडितः अस्मि, मैं घट पंडित हूँ। घट पंडित मतलब क्या होता है, जैसे घड़ा होता है पानी का घड़ा, उसमें हम पानी डालते हैं तो वो घड़ा पानी से पूरा भर जाता है, वैसे ही ये युवक जो है वो ज्ञान से भरा था, इसलिए वो बोलेगा अभी। भोजः घटपंडित किम नाम घटपंडित इति, तब भोज राजा कहते हैं घटपंडित, घटपंडित अर्थात क्या। तो युवक बोलता है यथा घटे परिपूर्णं जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानं वर्तते, अतः अहम स्वात्मानं घटपंडितं मन्ये। तो युवक उसका आंसर देता है, मैंने अभी बताया। तो क्या बताता है, यथा मतलब जैसे, घटे मतलब घड़े में, परिपूर्णम जलम तिष्ठति, जैसे घड़े में पूरा जल वो उसमें भर जाता है, तथैव मयि मयि परिपूर्णम ज्ञानम वर्तते, वैसे ही मेरे में भी ज्ञान है, अतः इसीलिए मैं अहम स्वात्मानम घट पंडितम मन्ये, इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। तब भोज राजा बोलते हैं युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्तिम श्रुत्वा स्वात्मानं ततोप्यधिकं मत्वा अहंकारेण सह। भोज राजा जो है युवक की ऐसे गर्वयुक्त वाणी सुनकर स्वात्मानम मतलब अपने आप को, ततोपि अधिकम उससे भी ज़्यादा, मत्वा मतलब मानकर, राजा भोज उससे भी ज़्यादा ज्ञानी मानकर अपने आप को वो अहंकार के साथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि त्वं घटः असि, जो तुम घड़ा हो, तरही अहम मुद्गरत्वेन वर्ते, तो मैं मुद्गर बन जाऊंगा। और मुद्गर का मीनिंग क्या होता है, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, है ना, हमने अभी जाना। मुद्गरः स्वकीयेन प्रहारेण घटम विनाशयति, जो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता है हम जानते हैं कि घड़े के ऊपर पड़ेगा तो घड़ा टूट जाएगा। तो यहाँ पे वो भोज राजा क्या बोलता है, तो अहम घटम विनाशयति, तो मैं भी घट का विनाश कर दूंगा। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाशयामि, और मैं भी घट रूप तेरे को भी विनाशयामि मतलब तेरा विनाश कर दूंगा। तब युवक कहता है, क्या कहता है, यदि भवान मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते, जो आप मुद्गर बन जाओगे मतलब लकड़ी का बड़ा टुकड़ा बन जाओगे, तरही अहम अग्नि भवामि, तो मैं अग्नि हो जाऊंगा। और दहन कर्मा अग्नि, और ज्वलनशील अग्नि जो होती है, भूतवा मतलब बनकर, मुद्गरम भस्मम करिष्यामि मतलब लकड़ी के बड़े टुकड़े को मैं जलाकर राख कर दूंगा। यहाँ पे इसलिए शब्द दिया है भस्म करिष्यामि मतलब भस्म कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है उसके बाद भोज क्या बोलेंगे उसके आंसर में, रिप्लाई में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर जो है अभी का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है कि जो होमवर्क जो दिया है क्रियापदानी हमने जो पढ़ा आज, और सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज की, सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ साथ आप लोगों को वर्तमान काल का जो परस्मयी पद जो है पेज नंबर 97 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97 में दिया है, वो परस्मयी पद जो है आप लोगों को याद करना है। और उसके प्रत्यय जो है वो उसके प्रत्यय जो परस्मयी पद के जो है वो भी आप लोगों को याद करना है। और
उसके साथ साथ मैंने बताया कि चल, गच्छ और पठ, वो तीनों जो क्रियापद जो है उसका आप लोगों को होमवर्क करना है। और उसी के साथ साथ सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्तमान काल के प्रत्यय के क्रियापद आप लोगों को याद करके रिवीजन करके रखना है। तो या इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का जो है वो ख़त्म करते हैं। और घर पे रहिए और टेक केयर।